आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एक धोखाधड़ी और फॉर्जरी के मामले में हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द कर दिया, उस मामले को आपसे शेयर करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि उस मामले में वो केस के फैक्ट क्या थे और दोनों पक्षों की क्या क्या दलील थी। दोनों पक्षों ने किस आधार पर कहा। एक पक्ष ने कहा कि एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए और जो दूसरा पक्ष है, जो फरियादी पक्ष है, उसने कहा कि एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने किन किन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यूज़ करते हुए इस फैसले को लिखा, ये मैं आपसे जिक्र करूंगा इस वीडियो में। और साथियों, अगर आप इस फैसले को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इस फैसले को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है डिसाइड हुआ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से। और ये इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष 482 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल पिटीशन फाइल की गई थी और उस क्रिमिनल पिटीशन पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 420, 465, 467, 468 और 471 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। और साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर जो दर्ज करवाई गई थी तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद दर्ज कराई गई थी। तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से मजिस्ट्रेट ने किन किन तथ्यों के आधार पर एफआईआर को दर्ज करने का आदेश दिया। और हाई कोर्ट ने इस एफआईआर में ऐसा कोई मटेरियल नहीं पाया कि इसके अंतर्गत धोखाधड़ी या फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि साथियों, इस केस में जो फरियादी व्यक्ति है, फरियादी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष एक कंप्लेन फाइल किया और उस कंप्लेन पर मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर यूज करते हुए अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 465, 471 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब साथियों, फरियादी ने जो केस में जो फैक्ट बताए थे कि किस आधार पे वो जो आरोपी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, तो फरियादी का ये कहना था कि सन 2002 में जो आरोपी हैं, ये इसमें 4 आरोपियों के नाम बताए गए हैं। तो जो आरोपी हैं, आरोपी ने क्या किया कि जो फरियादी है उसकी माँ को के साथ धोखाधड़ी करते हुए और कूटरचना करते हुए एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो रजिस्ट्री कराई गई थी, तो ये जो फरियादी है और उसके भाई बहन उस समय बड़े थे, मतलब कि उनकी उम्र वो मेजर थे। इसके बावजूद भी रजिस्ट्री में ये दिखाया गया कि वो माइनर है। तो इस प्रकार से उनकी माँ को धोखा देते हुए आरोपीगण ने एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों यहाँ पे ये है कि फरियादी ने ये भी कहा कि हमने जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जब सिग्नेचर मैच कराया, जो रजिस्ट्री में माँ के द्वारा किए गए थे और जो माँ के ओरिजिनल सिग्नेचर हैं, तो वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इनके विरुद्ध इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब साथियों, इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने जो संज्ञान लिया, तो जो मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया, तो मजिस्ट्रेट ने जिन तथ्यों के आधार पे पुलिस को आदेश दिया, पहला ये कि जो फरियादी और उसके भाई बहन हैं वो समय मेजर थे, उसके बावजूद भी रजिस्ट्री के दौरान ये दिखाया गया कि वो माइनर है। दूसरी बात ये है कि इनकी माँ जिसने रजिस्ट्री किया है, चूँकि उनके पिता की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी माँ जिसने ये रजिस्ट्री किया है, तो माँ के जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहे हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने जैसा जांच किया। तो मजिस्ट्रेट ने इस आधार पे मामले में संज्ञान लेते हुए और पुलिस को आदेश दे दिया। इसके बाद साथियों, इसमें जो आरोपीगण हैं, तो मैं आरोपीगण के बारे में आपको बताऊं तो इसमें जो 2 आरोपीगण हैं, आरोपी 1 और जो 2 हैं, वो लोग हैं जिनके नाम रजिस्ट्री की गई थी। और जो आरोपी नंबर 3 और 4 हैं, ये वो लोग हैं जो इस रजिस्ट्री के दौरान विटनेस थे। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में कई बार जो विटनेस होते हैं उनको भी आरोपी बना लिया जाता है। इसके बाद साथियों, मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इसके बाद इसमें जो आरोपीगण हैं तो वो पहुंच गए हाई कोर्ट, और उनका ये कहना था, हाई कोर्ट में उन्होंने सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 482 के अंतर्गत क्रिमिनल पिटीशन फाइल किया और उनका ये कहना था
कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें कि ये एफआईआर दर्ज हो सके। तो साथियों, हमने आपको केस के फैक्ट बताए। अब आप समझिए कि दोनों पक्षों ने क्या क्या दलील दिया कि किस आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और किस आधार पर एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। तो इस मामले में जो आरोपी गण है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जब वो हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने जो दलील दिया, उनका ये कहना था कि पहली बात ये है कि ये जो प्रकरण है ये पूरी तरह से सिविल नेचर का है, तो इसलिए इस सिविल नेचर के प्रकरण में क्रिमिनल का केस दर्ज नहीं होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में कहा है कि सिविल केस को क्रिमिनल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, न तो उनका मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रोसेस कुछ ऐसा है कि सिविल का जो लिटिगेशन है उसमें वो लेंदी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि कई बार सिविल के मुकदमे को भी क्रिमिनल का रंग दे करके और एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो पहला जो दलील दिया गया कि यहाँ पे ये मुकदमा सिविल नेचर का है। जो दूसरी दलील दी गई कि ये मुकदमा लगभग 20 साल बाद दर्ज किया गया है, मीन्स की घटना है 2002 की और मुकदमा दर्ज किया गया 2021 में। तीसरी जो दलील दी गई कि ये जो आरोपी गण है उनको हरैस करने के लिए ऐसा किया गया है, इसमें कोई मटेरियल नहीं है। चौथी बात कही गई कि इस पूरे प्रकरण में अगर फरियादी को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, रजिस्ट्री गलत तरीके से की गई है, तो उनके पास सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत उनके पास ये अधिकार है और हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो रजिस्ट्री की गई है उस रजिस्ट्री को रद्द कराया जा सकता है। तो इसलिए इस मामले में कहीं से कहीं तक क्रिमिनल केस नहीं बनता है। तो साथ ही ये जो दलील थी ये थी आरोपी गण की। इसके बाद जो फरियादी गण हैं वो जब उन्होंने जो अपना पक्ष रखा तो उनका कहना था साथियों कि इसमें झूठ बोल करके डिसऑनेस्ट इंटेंशन से रजिस्ट्री कराई गई है। अब जो झूठ बोला गया है वो पहला तो ये है कि चूंकि उस समय इनके माता पिता की डेथ इनके पिता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए केवल माँ थी वहाँ पे। तो उनका कहना है कि माँ थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे उनके मेजर हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, उसके बावजूद भी इसमें उनको माइनर दिखाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये फैक्ट जो गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि बच्चे उनके माइनर हैं। तो इस प्रकार से पहला झूठ ये बोला गया। दूसरा ये है कि इसमें माँ ने जो जिसमें कहा जा रहा है कि कथित रूप से रजिस्ट्री माँ के द्वारा की गई है, तो उस रजिस्ट्री में जो सिग्नेचर किया है माँ ने और जो माँ के ओरिजिनल सिग्नेचर है उसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हमने जांच कराई है, कंप्लेनेंट का ऐसा कहना था, और उसमें ये जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और ये वास्तव में ये चीटिंग का और फोर्जरी का प्रकरण है। इसलिए इस एफआईआर के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब साथियों, जब कोर्ट ने इस मामले को देखा तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बताया कि आखिर जो हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 482 है वो क्या पावर देता है हाई कोर्ट को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि कई बार हम लोग कोई भी एफआईआर दर्ज होती है हम डायरेक्टली हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं कि इसको एफआईआर को क्वैश कराना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकरण में एफआईआर क्वैश होगी। तो एफआईआर किस कंडीशन में क्वैश हो सकती है और हाई कोर्ट के पास किस तरह का पावर है 482 के अंतर्गत, आप वो समझिएगा। इसमें आपको मैं 3 जजमेंट बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा, तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस किस कंडीशन में हाई कोर्ट को अपनी 482 के अंतर्गत जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट के अंदर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, जो पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एल मुन्नीस्वामी, ये 1977 का जजमेंट है, SCC 699 has held that the High Court is entitled to quash a proceeding if it comes to the conclusion that allowing the proceeding to continue would be an abuse of process of court or that the end of justice require that the proceeding ought to be quashed। साथियों, दूसरा जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस देवेंद्रप्पा, ये 2002 का जजमेंट है, had the occasion to consider ambit as well as the scope of section 482 of CRPC by analyzing the scope of section 482 CRPC. The honorable apex court has held down that the authority of the court exists for advancement of justice, and if any attempt is made to abuse that authority so as to produce injustice, the court has power to prevent abuse। इसी प्रकार से तीसरा जजमेंट है जो है सुंदर वर्सेस
स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2009 का जजमेंट है, और इसमें बताया गया हैज गिवन सिमिलर फाइंडिंग इन रिगार्ड टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एलिगेशन बाय रेफरेंस टू जजमेंट ऑफ भजनलाल एंड हेल्ड दैट पिटिशन अंडर सेक्शन 42 डिजर्व टू बी अलाउड एंड प्रोसीडिंग डिजर्व टू बी क्वेस। तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों ही जजमेंट में ये बताया गया है कि जहाँ पे प्रोसेस ये देयर इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उस कंडीशन में एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए और हाई कोर्ट को अपनी 482 के अंतर्गत जो इनहेरेंट पावर दी गई उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, इस मैटर में, इस केस में जब हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने 2-3 बिंदुओं पर टिप्पणी किया। पहला तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये मुकदमा 20 साल बाद दर्ज कराया गया है। अब 20 साल बाद किस वजह से दर्ज कराया गया है, हाई कोर्ट का ऐसा कहना था कि ये इस केस में कहीं भी प्रस्तुत नहीं है, बताया नहीं गया कि आखिर इतने लंबे समय के बाद केस दर्ज क्यों कराया गया। अब अगर जो फरियादी है उसका कहना था कि वो 2002 में ही मेजर हो चुका था, 2002 में वो बड़े हो गए थे, वो उसके भाई बहन, तो आखिर 20 साल का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे माना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि डिले ऑफ एफआईआर एक मामले को कमज़ोर कर देता है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है किसी मामले को क्वेश करने के लिए, या फिर जब ट्रायल चलता है तो उसका बेनिफिट भी आरोपीगण को मिलता है, जहाँ पे एफआईआर देरी से दर्ज कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो टेन्योर है वो ज़्यादा लंबा है, लगभग 20 साल का जो टाइम है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि आखिर इतना देरी से एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे माना कि यहाँ पे पिटिशनर को अननेसेसरी हरेस करने के लिए ये पिटिशन लाई गई है, और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया है वो उसको सेट असाइड कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट का जो आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया, और साथ में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको भी क्वेश कर दिया। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से, अगर इस तरह का कुछ प्रकरण आपका है जहाँ की अननेसेसरी प्रोसेस, जो कुछ सिविल मैटर है उसको क्रिमिनल के रूप में उसको दर्ज कराया जा रहा है और अननेसेसरी हरेस किया जा रहा है, तो आप इस तरह से 482 फाइल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप टाइम लेकर के चर्चा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।